दूसरे दिन आज रणविजय और टिया का संगीत था, पर आज रीत राणावत मेंशन नहीं आई थी। रणविजय को रीत का यहाँ ना आने का कारण अच्छे से पता था। शायद वो खुद भी यही चाहता था कि रीत उसके परिवार और उससे दूर ही रहे, इसलिए उसने रीत को फोन करना भी जरूरी नहीं समझा था। पर रीत का राणावत मेंशन न आने का कारण तो रीत ही जानती है। ये सब अपनी जगह सही था, पर रीत का वहां ना जाने का सबसे बड़ा कारण धनुष कपूर था। राणावत मेंशन में जोरों शोरों से संगीत की तैयारी चल रही थी। आज सुबह ही रणविजय का बेस्ट फ्रेंड आदित्य भी अपने पूरे परिवार के साथ अमेरिका से आ गया था, और वो बहुत खुश था कि उसका बेस्ट फ्रेंड आशिया को भूलकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा है। पर उसे नहीं मालूम था कि जिस सच को छुपाने के लिए उसने इतनी मेहनत की थी, वो सच रणविजय के सामने आ गया है। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? रणविजय ने मुड़कर देखा कि एक लड़का दरवाजे से अपने सर को अंदर करते हुए अपनी सारी बत्तीसी दिखा रहा था। रणविजय फिर से अपनी फाइल में देखते हुए बोला, सर तो अंदर ले आए ही हूँ, तो अब क्या पूछ रहे हो, आ जाओ। सार्थक अपने सारी बत्तीसी दिखाते हुए बोला, कैसे हो अंकल? कैसा दिख रहा हूँ तुम्हें मैं? रणविजय फाइल पढ़ते हुए ही बोला, आप अभी तक नहीं बदले हैं, वैसे ही हैं। वैसे अब आपको बदल जाना चाहिए अंकल। रणविजय गुस्से से सार्थक को देखने लगा। अरे अरे, ऐसे मत देखिए, मेरा मतलब था कि अब आपकी शादी होने वाली है तो। सार्थक इतना ही बोल पाया था कि रणविजय उठते हुए सार्थक के आगे बढ़ जाता है और मुंह बनाते हुए बोलता है, इस दुनिया में वो लड़की बनी ही नहीं है जो रणविजय सिंह राणावत को बदल सके, और तुम अपनी उम्र से ज्यादा कब से बातें करने लगे हो सार्थक? रणविजय उसकी तरफ घूरते हुए बोला। वो मैं तो मजाक कर रहा था अंकल, पर आप सीरियस हो गए। सार्थक हंसते हुए बोला, अपने से बड़ों के साथ मजाक करते हैं, कहाँ से ये बकवास बातें सीख रहे हूँ सार्थक? रणविजय सार्थक को खा जाने वाली नजरों से देखते हुए बोला। क्या चल रहा रणविजय? रणविजय सार्थक को डांट ही रहा था कि आदित्य कमरे में आते हुए बोला। रणविजय और सार्थक दोनों उसको देखने लगते हैं। जहां सार्थक के चेहरे पर आदित्य को देखकर मुस्कुरा आ जाती है, वहीं रणविजय उसको देखकर अपना चेहरा फेर लेता है। रणविजय का आदित्य को देखकर ऐसा बर्ताव सार्थक नहीं समझ पाता है, पर आदित्य जो उसका बचपन का दोस्त है, वो उसके इस बर्ताव को देखकर हैरान हो जाता है और समझ जाता है कि उसका बेस्ट फ्रेंड किसी बात पर उससे गुस्सा है, और ये सोचकर आदित्य के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। अच्छा हुआ चाचू आप आ गए, वरना रणविजय अंकल आज तो मुझे जिंदा ही खा ही जाते। सार्थक की ये बात सुनकर आदित्य जोर से हंसने लगता है। वहीं रणविजय सार्थक की ये बात सुनकर उसको खा जाने वाली नजरों से घूरने लगता है, और रणविजय को ऐसे देखकर सार्थक बात बदलते हुए बोला, मेरा मतलब था कि मैं चलता हूँ, आप दोनों बात करो। ये बोलकर सार्थक वहां से जल्दी से 9-2-11 हो जाता है। सार्थक को जाते हुए देखकर रणविजय के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है, पर आदित्य को खुद की तरफ देखकर वो फिर से नॉर्मल होते हुए अपना काम करने लगता है। कैसा है तू? आदित्य मुस्कुराते हुए बोला। कैसा दिख रहा हूँ तुझे मैं? रणविजय अपनी फाइल को अपने हाथ में लेकर देखते हुए बोला। कुछ हुआ है क्या? नहीं तो तू मुझे अनदेखा क्यों कर रहा है यार? मैं कहाँ अनदेखा कर रहा तुझे? कुछ भी बोल रहा है तू? कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ यार, जो दिख रहा है वो बोल रहा हूँ। बात क्या है? रणविजय, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तू मुझसे गुस्सा हो? रणविजय ने आदित्य की बात का कोई जवाब नहीं दिया, वो वैसे ही अपनी लाइफ को देख रहा था। रणविजय, मैं तुझसे कुछ बोल रहा हूँ और तू है कि इस फाइल में घुसा है। आदित्य रणविजय के हाथ से फाइल को छीन लेता है। रणविजय उसे गुस्से से देखता है, पर कुछ बोलता नहीं है। रणविजय की आंखों में अपने लिए गुस्सा देखकर आदित्य को अजीब सा डर लगा रहता है। वो बहुत हिम्मत करके बोला, यार मैं तेरा दोस्त हूँ। आदित्य रणविजय के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, मत बोल मेरा दोस्त, तू मेरा दोस्त नहीं है। तू धोखेबाज है जिसने मुझे से झूठ बोला है। तुझे पता है ना कि मुझे झूठ से कितनी नफरत है, फिर भी तूने मुझे झूठ बोला। रणविजय की बात सुनकर आदित्य हैरानी से बोला, मैंने कौन सा झूठ बोला है यार? जरा मुझे भी तो पता चले। तूने मुझे कहा था कि मेरी कार जाके एक पेड़ से जा लड़ी थी, है ना? रणविजय उसे घूरते हुए बोला। हाँ यार, तुझे क्या लगता है कि मैं तुझसे झूठ बोलूंगा? रणविजय आदित्य को घूरने लगता है। क्या बात है रणविजय? आदित्य के ऐसा करने पर भी रणविजय फिर भी कुछ नहीं बोलता है। वो आदित्य की तरफ ना देखते हुए बाहर खिड़की की तरफ देखने लगता है। रणविजय, मैं तुझसे बात कर रहा हूँ और तू है कि बाहर देख रहा है? आखिर बात क्या है? जो मेरा दोस्त जो मुझे से एक दिन भी बात किए बिना नहीं रह पाता है, वो अब मुझे फोन नहीं करता है, और ये मुझसे किस बात पर गुस्सा है? मैंने ऐसा भी क्या कर दिया है यार? कुछ बोलेगा भी? आदित्य, तुमने ऐसा क्यों किया? रणविजय शांत होते हुए बोला।
क्या किया मैंने? रणविजय आखिर साफ साफ बोलोगे जरा? आदित्य तुमने मुझे से बहुत बड़ा पाप करा दिया है यार। आदित्य मैं जानता हूँ कि तूने मुझे बचाने के लिए ये सब किया है, पर तुझे एक बार भी तेरे दिल नहीं डरा कि तू कितना गलत कर रहा है? रणविजय की बातें आदित्य को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था, पर उसको इतना समझ आ गया था कि रणविजय को कुछ तो पता चला है जो उस एक्सीडेंट से जुड़ा था। आदित्य क्यों तुमने मुझसे इतना बड़ा सच छुपाया यार? क्यों आदित्य क्यों? रणविजय दीवार पर जोर से अपना हाथ मारते हुए बोला। रणविजय क्या हो गया है तुझे और कैसा सच यार? मैंने कौन सा सच नहीं बताया तुझे? यही कि उस 3 साल पहले हुए कार एक्सीडेंट में मेरे हाथों किसी की मौत हो गई थी। यही कि मेरी वजह से किसी का परिवार बर्बाद हो गया था। कि यही कि मेरी वजह से किसी ने अपना बेटा, किसी ने अपना पति और किसी ने अपना पिता खोया, सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से आदित्य। रणविजय चिल्लाते हुए बोल रहा था, इस कारण उसकी सांस फूलने लगी थी। वो हौंफते हुए आदित्य को देख रहा था और आदित्य रणविजय को हैरानी से देखते हुए सोच रहा था कि आखिर रणविजय को ये बात कैसे पता चली। रीत का घर। इधर रीत अपने घर में इधर उधर परेशान होते हुए घूम रही थी। उसे कल अपनी और धनुष की बातें याद आ रही थी कि कैसे धनुष उसे अजीब तरीके से देख रहा था, जैसे उसका बस चलता तो वो रीत को अपने आगोश में ले लेता। रीत डरते हुए बोली, क्या मुझे रणविजय सर को बता देना चाहिए कि मिस्टर कपूर के इरादों के बारे में? पर कैसे बोलूंगी यार, और वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे? यार रीत इसमें तेरी क्या गलती है और तुझे कब से उसके तेरे बारे में सोचने से फर्क पड़ने लगा है? रीत यही सब सोच रही थी कि उसके फोन पर किसी की कॉल आती है। हेलो, रीत फोन पर बोली। उधर से कोई आवाज न आने पर रीत ने फिर हेलो बोला, पर फिर उधर से किसी ने कुछ नहीं कहा। 2-3 बार रीत ने हेलो कहा। जब उधर से किसी ने कुछ नहीं कहा तो वो परेशान होते हुए बोली, जब बात नहीं करनी है तो फोन क्यों करते हो यार? दिमाग खराब कर दिया है? ये बोलकर रीत फोन कट कर देती है। रीत की बातें सुनकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो फोन को देखते हुए बोला, मैं तुम्हारी लाइफ में वापस आ गया रीत। तुम्हारी लाइफ को बर्बाद करने के लिए इन 3 साल मैंने तुम्हें बहुत मिस किया माय स्वीट वाइफी। अब देखना कैसे तुझे बर्बाद करता हूँ। ये बोलकर वो जोर जोर से हंसने लगता है। रणविजय की बातें सुनकर आदित्य के तो होश ही उड़ गए थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो रणविजय को क्या बोले। आदित्य घबराते हुए रणविजय को देखते हुए बोला, तुम्हें ये बात कैसे पता चली? किसने बताई ये बात तुमको? क्या उस लड़की रीत शाह शर्मा ने ये सब बोला है? आदित्य के मुंह से रीत का नाम सुनकर वो शौर्य हो गया था कि 3 साल पहले हुए एक्सीडेंट के बारे में आदित्य कुछ ना कुछ जानता है। आदित्य की बात सुनकर रणविजय के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई और मुस्कुराते हुए बोला, मैंने तो कहीं पर भी रीत शर्मा का नाम तो लिया ही नहीं, और मैंने तुमको कभी उसके बारे में बताया ही नहीं, तो तुमको कैसे पता कि मैं रीत के बारे में बोल रहा हूँ? रणविजय की बात को सुनकर आदित्य हैरानी और घबराहट से इधर उधर देखने लगता है। अब उसकी जुबान भी हकलाने लगती है। वो अपने माथे का पसीना पोंछने लगता है और रणविजय से नजरें चुराने लगता है। रणविजय आदित्य के सामने पानी का गिलास कर देता है और शांत स्वर में बोला, लो पानी पी लो, पूरा सच बताने के लिए ताकत की जरूरत होगी। आदित्य पानी का गिलास ले लेता है और जल्दी से पानी पीने लगता है। आदित्य को समझ नहीं आ रहा था कि वो रणविजय को क्या बोले। रणविजय, अब तुम कुछ बोलोगे भी, या ऐसे ही भूत बने खड़े रहने का इरादा है? आदित्य कुछ बोलने जा ही रहा था कि तभी उसे दरवाजे से आए आवाज ने रोक लिया। आपको क्या जाना है? मुझसे पूछिए रणविजय, मैं आपको सब कुछ सच बताऊंगा। आदित्य और रणविजय उस आवाज को सुनकर दरवाजे की तरफ देखने के लिए मुड़ते हैं। वो दोनों देखते हैं कि मिस्टर रणधीर जी दरवाजे पर खड़े होकर उनकी ही तरफ देख रहे थे। रणविजय हैरानी से उनको देखते हुए बोला, डैड। रीत का घर। रीत साक्षी को काम करते हुए देखकर बोली। हाँ, रीत अपने काम में बिजी रहते हुए ही बोली, कुछ पता चला? साक्षी परेशान होते हुए रीत को देखकर बोली। किस चीज का साक्षी? उस इंसान का जिसको ढूंढने के लिए तू दिल्ली आई है, साक्षी उठते हुए बोली। रीत साक्षी की ये बात सुनकर उसको देखने लगती है और फिर आर्थिक की तरफ देखती है। रीत आर्थिक की तरफ मुस्कुराते हुए बोली, आर्थिक बेटा। आर्थिक जो अपना स्कूल का काम कर रहा था, उसकी आवाज सुनकर उसकी तरफ सवालिया निगाहों से देखने लगता है। जाओ आप अपने कमरे में जाके अपना स्कूल का वक्त कीजिए, रीत मुस्कुराते हुए बोली। आर्थिक हाँ में सर हिलाते हुए अपना सारा सामान ले लेता है और अपने कमरे में चला जाता है। आर्थिक के जाने के बाद रीत गुस्से से साक्षी को देखती है और बोली, साक्षी अरे ये तो देखा करो कि किसके सामने तुम ये सब बोल रही हो। साक्षी, सॉरी यार मैंने ध्यान नहीं दिया। रीत कुछ सोचकर बोली, कोई बात नहीं साक्षी,
पर आगे से ध्यान रखना यार, क्योंकि आर्थिक अब बड़ा हो रहा है और वो अब सब कुछ समझ सकता है। हाँ यार, मैं समझ सकती हूँ, पर क्या तू कभी आर्थिक को सच नहीं बताओगी? वक्त आने पर उसको सब कुछ बता दूंगी यार। पर क्या रीत? यार मुझे डर लगता है कि आर्थिक को जब सच पता चलेगा तो वो कैसे रिएक्ट करेगा, क्या वो मेरी मजबूरी को समझ पाएगा? और ये बोलकर रीत फिर से चुप हो जाती है। और क्या रीत, पूरी बात बताओ, साक्षी रीत पर चिल्लाते हुए बोली। और ये कि जब वो इंसान मिल जाएगा तो आर्थिक वो अपने साथ ले जाएगा, क्योंकि आर्थिक पर उसका हक होगा। यार मैं कैसे अपने बच्चे के बिना रह पाऊंगी? ये बोलकर रीत के आंखों में आंसू आ जाते हैं। यार तो मत ढूंढना, उसको क्यों ढूंढ रही है? तुझे जब पता है कि तू आर्थिक के बगैर नहीं रह सकती है। किसको पता नहीं है आर्थिक का सच? मेरे और तेरे भाई के सिवा कोई नहीं जानता है यार, और जिससे तूने वो वादा किया था वो भी तो अब मर चुकी है। साक्षी रीत के कंधे पर हाथ रखकर उसको समझाते हुए बोली। रीत कुछ नहीं बोली, वो बस साक्षी की बात सुन रही थी। साक्षी फिर कुछ और बोलने ही वाली थी कि तब तक रीत के फोन पर किसी का कॉल आने लगता है। रीत परेशान होते हुए आंखें बंद करके गुस्से से मुंह बनाकर बोली, अरे यार, ये पता नहीं कौन इंसान है जो मुझे रोज फोन करके परेशान कर रहा है। थक गई हूँ यार, हेलो हेलो करते करते। ये बोलकर रीत बिना स्क्रीन पर नाम देखे ही फोन रिसीव करके कान पर लगाकर गुस्से में बोली, कौन है बे साले? अगर आज नहीं बोला ना तो फोन में घुस कर मारूंगी, समझा? रीत गुस्से में बोले ही जा रही थी कि तभी उधर से एक कठोर और जानी मानी आवाज आई। मिस शर्मा, ये आप क्या बोल रही हैं? मैं रणविजय सिंह राणावत बोल रहा हूँ। रणविजय अपनी उसी कठोर आवाज में बोला। रणविजय की आवाज सुनकर रीत के तो जैसे पैरों तले जमीन खिसक गई हूँ। रीत को अचानक से पसीना आने लगता है और घबराहट में उसके हाथ से फोन छूटने ही वाला था कि तभी फोन को संभालते हुए बोली, सर आप सॉरी सर, मुझे लगा कोई और है इसलिए ऐसे बोली मैं, सॉरी सर। रणविजय, क्या आपके फोन स्क्रीन पर मेरा नाम दिखा आपको? रीत, सॉरी सर, मैंने नाम नहीं देखा था। रणविजय, तो क्या किसी और को समझकर किसी और से ऐसे बोलेगी? रीत, सर मैं माफी मांग रही हूं ना, अब माफ भी कर दीजिए। रणविजय, ओके, मैंने जिस काम से फोन किया था वो तो बताना ही भूल गया। रीत, जी सर बोलिए। रणविजय, आप जल्दी से राणावत मेंशन आ जाए, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। रीत, क्या अभी सर? रणविजय, मैंने अभी फोन किया है तो मतलब अभी बुला रहा हूँ। रीत, यस सर, मैं समझ गई, अभी आती हूँ। ये बोलकर रीत फोन रख देती और राणावत मेंशन जाने के लिए तैयार होने के लिए कमरे में जाने लगती है। रीत को ऐसे घबराते देखकर साक्षी हैरान होकर पूछती है, क्या हुआ रीत, अचानक से तुम कहाँ जाने की तैयारी करने लगी? रीत, यार मुझे अभी राणावत मेंशन जाना होगा यार, तुम आर्थिक का ख्याल रखना, ओके। ये बोलकर रीत वहां से जाने लगती है। राणावत मेंशन। आदित्य रणविजय के कमरे से गुस्से में निकल जाता है। मिस्टर राणावत उसको रोकने की कोशिश करते हैं पर वो ये बोलकर उनकी बात नहीं सुनता है कि जब उसके दोस्त को उस पर भरोसा नहीं है तो वो अब यहाँ नहीं रहेगा। ये बोलकर आदित्य वहाँ से चला जाता है। आदित्य के लिए रणविजय का ये बर्ताव मिस्टर राणावत को बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है। वो रणविजय से इस बारे में बात करना चाहते थे लेकिन वो उससे गुस्सा थे, इसलिए वो वहाँ से चले जाते हैं। कुछ देर बाद सोचने के बाद रणविजय रीत को फोन करता है और उसे राणावत मेंशन आने के लिए बोलकर फोन रख देता है। आज मैं मिस शर्मा को सब कुछ बता दूंगा और फिर वो मुझे जो भी सजा देगी मैं इसके लिए तैयार हूँ, रणविजय मन में सोचते हुए बोला। रणविजय ने जैसे ही रीत से कहा राणावत मेंशन आने के लिए, वैसे ही रीत घर से निकल जाती है। रीत रोड पर खड़ी टैक्सी ढूंढ रही थी पर आज कोई टैक्सी रुक ही नहीं रही थी। जब जल्दी होती है तभी टैक्सी नहीं मिलती है। मुझे जल्दी ही राणावत मेंशन पहुंचना है। पता नहीं सर को ये अचानक से क्या काम आ गया। अरे यार मिल जा टैक्सी, रीत घड़ी में वक्त देखते हुए बोली। राणावत मेंशन। संगीत और मेहंदी का फंक्शन की पूरी तैयारी हो गई थी। पहले संगीत होना था और फिर मेहंदी, इसलिए रणविजय और टिया को नीचे हॉल में बुलाया गया, जहां टिया बहुत खुश दिख रही थी। वहीं रणविजय को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। उसका रोज की तरह मुंह बना हुआ था। वैसे सिमरन जी चाहती थी कि उनके एकलौते बेटे की शादी की सारी रस्में बहुत धूमधाम से वो, पर रणविजय ने साफ साफ इन सब के लिए मना कर दिया था और सिमरन जिद भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि उनको डर था कि ज्यादा फोर्स करने पर कहीं रणविजय शादी से ही ना मना कर दे, इसलिए उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा। सिमरन ने कुछ ही लोगों को बुलाया था फंक्शंस के लिए और सब घर के ही लोग थे। घर के सभी लोग हॉल में आके बैठ जाते हैं। रणधीर जी कुंती जी को साथ में लेकर आ रहे थे, क्योंकि कुछ दिनों से उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वो ज्यादातर अपने कमरे में ही रहती थी।
रणधीर कुंती जी को बैठाते हैं और उनकी ही बगल वाली कुर्सी पर खुद भी बैठ जाते हैं। उनके बगल में सिमरन और उसके बगल में रिया बैठती हैं। रणविजय हॉल में बैठा तो वो हर जगह आदित्य को ढूंढने लगा, जिसे ऐसा करते देख उसके बगल में खड़ा सार्थक उसको किसी को ढूंढता देख बोला, कहीं आप आदित्य चाचू को तो नहीं ढूंढ रहे हैं। सार्थक के ऐसे उसके कान के पास बोलने से वो हैरानी से उसको देखने लगता है और उसे घूरते हुए बोला, तुम्हें कैसे पता? बस ऐसे ही मैंने अंदाजा लगाया, वो मुस्कुराते हुए बोला। अच्छा तो बताओ वो कहाँ है? वो तो वापस अमेरिका चले गए, सार्थक खड़े होते हुए बोला। क्या? पर क्यों? पता नहीं, मैंने पूछा भी तो बोले कि कुछ काम आ गया है। ये बोलकर सार्थक ने बुरा सा मुंह बना लेता है। लगता है उसको मेरी बातों का बुरा लग गया है, पर गलती भी तो उसकी है ना। उसको इतना बड़ा सच मुझसे नहीं छुपाना चाहिए था। मैं नहीं मनाने वाला उसे, अब गुस्सा है तो गुस्सा रहे, रणविजय मन में सोचते हुए मुंह बनाते हुए बोला। क्या सोच रहे हो आप? सार्थक फिर हैरानी से उसे देख रहा था। नहीं कुछ नहीं, ये बोलकर रणविजय डांस देखने लगता है। अब डांस करने की बारी रणविजय की बहन रिया की थी। रिया और सार्थक साथ डांस फ्लोर पर जाते हैं और गाना शुरू करने का इशारा करते हैं। गाना शुरू होता है, मेरे ब्रदर की दुल्हन, ब्रदर की दुल्हन, ब्रदर की दुल्हन, मेरे ब्रदर की दुल्हन, ब्रदर की दुल्हन, ब्रदर की दुल्हन। मैट्रिमोनियल से आंखें, सबको अब ताके जाके, मैट्रिमोनियल सी आंखें, धुओं रे चेहरे बांके। मैट्रिमोनियल सी आंखें। रिया और सार्थक एक साथ सारे स्टेप करते हुए गाने की लिपसिंग कर रहे थे। इन दोनों का डांस देखकर रणविजय कुछ वक्त के लिए रीत को भूल ही गया था। वो बस इन दोनों का डांस एंजॉय कर रहा था। सुंदर हो सुशीला, रंग चांदी सा चमकीला, डिग्री भी हो फैशन भी जाने। सोनिया रिया टिया के पास जाती है और उसे पीछे से अपने हाथों का माला बनाकर गाने के बोल बोलते हुए उसके गाल से खुद की गाल लगा देती है। फिर वो रणविजय के पास जाके उसके बगल में बैठ जाती हैं और उसके कंधे से अपने कंधे को मारते हुए गाने के बोल बोलती हैं। हो सीता जैसी नारी और जाने दुनिया डरी, पिया को सब कुछ ही वो माने। रिया रणविजय के पास से उठकर भागकर स्टेज पर चली जाती हैं और सार्थक के साथ अपने डांस को मैच करते हुए डांस करने लगती हैं। दिल से वो दिल्ली हो, वो धड़कन से हो लंदन, ढूंढो मैं ढूंढो, मेरे ब्रदर की दुल्हन। दोनों अपने एक हाथ को अपने माथे पर रखते हुए एक तरफ घूम जाते हैं और गाने के बोल बोलते हुए डांस स्टेप करते हैं। मैट्रिमोनियल से आंखें, सबको अब ताके जाके, मैट्रिमोनियल सी आंखें, धुओं रे चेहरे बांके। मैट्रिमोनियल सी आंखें, मेरे ब्रदर की दुल्हन, ब्रदर की दुल्हन, ब्रदर की दुल्हन, मेरे ब्रदर की दुल्हन, ब्रदर की दुल्हन, ब्रदर की दुल्हन। काम में जो ना हो लेजी, हो जिसमें 3G की तेजी, और हो स्वैग सी अदा। सोनिया रिया स्टेज से उतरकर सिमरन के पास चली जाती हैं और उनके गले लगकर गाने के बोल बोलती हैं। रिलेशन समझे जो लड़की, रहे ना ईगो में भड़की, जो लाए गुड लक ही गुड लक सदा। है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर भी इसमें फन, ढूंढो में ढूंढो, मेरे ब्रदर की दुल्हन। रिया वहां से भागते हुए स्टेज पर चली जाती हैं और गोल गोल घूमते हुए गाने के बोल बोलती हैं। मेरे ब्रदर की दुल्हन, ब्रदर की दुल्हन, ब्रदर की दुल्हन, मेरे ब्रदर की दुल्हन, ब्रदर की दुल्हन, ब्रदर की दुल्हन। होगी नंबर 1 मेरे ब्रदर की दुल्हन, बन जा मेरे ब्रदर की दुल्हन। रिया गोल गोल घूमते हुए जल्दी से सार्थक के साथ बैठ जाती हैं। दोनों का डांस परफॉर्मेंस देखकर पूरे हॉल में तालियों की गूंज उठती है। रणविजय खड़ा हो जाता है और अपने दोनों हाथों को फैलाकर रिया को अपने पास बुलाता है। रिया भागते हुए रणविजय से गले लग जाती है और हंसती हुई बोली, कैसे लगा डांस आपको भैया? रणविजय रिया के माथे को चूमते हुए बोला, बहुत अच्छा लगा। रणविजय रिया को फिर से गले लगा लेता और मन में बोलता है, इन सब चक्र में मैं अपने परिवार को भूल ही गया था। मैंने कैसे सोच लिया कि मैं इस शादी से मना कर दूं, जबकि इस शादी के कारण मेरा परिवार कितना खुश है। इधर रीत को टैक्सी नहीं मिल पाई थी। वो परेशान होकर अकेले इतनी तेज धूप में पैदल ही चल रही थी कि तभी उसके सामने एक कार आके रुकती है। रीत डर से उस कार की तरफ देखती है। वो कार थी धनुष कपूर की और मुस्कुराते हुए अपनी कार से बाहर निकलता है और रीत की तरफ बढ़ने लगता है। धनुष कपूर को देखकर रीत को अंदर ही अंदर डर लगता है। आप यहाँ अकेले क्या कर रही हैं मिस रीत? धनुष उसको देखते हुए बोला। वो मैं राणावत मैंशन जा रही थी, पर टैक्सी ही नहीं मिल रही है, रीत घबराते हुए बोली। मैं भी वहीं जा रहा हूँ, आप मेरे साथ चल सकती हैं, धनुष अपना ब्लैक रंग का चश्मा लगाते हुए बोला। नहीं मैं चली जाऊंगी, पूछने के लिए थैंक यू, ये बोलकर रीत आगे बढ़ने लगती है।
मिस रीत, आप मुझसे डरती क्यों हैं? धनुष गुस्से में रीत के सामने आते हुए बोला। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है, रीत नजरें चुराते हुए बोली। तो आप मेरे साथ क्यों नहीं चल सकती हैं, जब आप मुझसे डरती नहीं हो? ऐसी कोई बात नहीं है सर, मैं आपसे नहीं डरती हूँ। अगर ऐसा है तो चलिए मेरे साथ, धनुष चश्मा लगाते हुए बोला और कार में बैठ जाता है। एन एस्टा नोचे ला विदा एस कॉम्प्लीटा, एक एस्टा नोचे ला विदा एस कॉम्प्लीटा। टिया स्टेज पर घूमकर गाने की लिपसिंग करते हुए, अपने बालों को अपनी गर्दन से आगे करते हुए गाने के बोल बोलती हुई एक अदा से घूम जाती है। हमें तो लूट लिया मिलके इश्क वालों ने, बहुत ही तंग किया अब तक इन ख्यालों ने। नशा चढ़ा जो शरीफी का उतार फेंका है, बेशर्म रंग कहाँ देखा दुनिया वालों ने। टिया रणविजय की तरफ देखते हुए एक अदा से स्टेज से उतरते हुए उसके पास आती है और रणविजय के करीब जाके उसके गाल को छूते हुए उसकी गर्दन से होते हुए उसकी बाजू तक जाके उसके हाथ को अपने हाथ में लेती है और उसको अपने साथ स्टेज पर ले जाती है। हमें तो लूट लिया मिलके इश्क वालों ने, बहुत ही तंग किया अब तक इन ख्यालों ने। नशा चढ़ा जो शरीफी का उतार फेंका है, बेशर्म रंग कहाँ देखा दुनिया वालों ने। टिया रणविजय के सीने से अपनी पीठ लगाते हुए उसके सीने पर अपना सर रख लेती है और उसकी गर्दन पर हाथ फेरते हुए गाने के बोल बोलने लगती है। मुझमें नई बात है, नई आदतों के साथ हैं, मुझमें नई बात है, नई आदतों के साथ हैं। है जो सही वो करना नहीं, गलत होने की यही तो शुरुआत है। टिया एक अदा से रणविजय की तरफ मुड़ती है, जिससे उसके बाल जाके रणविजय के चेहरे से होकर जाते हैं। फिर वो रणविजय के गाल पर अपने एक हाथ को रखती और उसके बहुत करीब होके गाने के बोल बोलती हैं। मुझमें नई बात है, नई आदतों के साथ हैं, मुझमें नई बात है, नई आदतों के साथ हैं। है जो सही वो करना नहीं, गलत होने की यही तो शुरुआत है। रणविजय भी उसके डांस के साथ अपने स्टेप मिलाते हुए उसके साथ डांस करने लगता है। एन एस्टा नोचे ला विदा एस कॉम्प्लीटा, नशा चढ़ा जो शरीफी का उतार फेंका है। बेशर्म रंग कहाँ देखा दुनिया वालों ने, हमें तो लूट लिया मिलके इश्क वालों ने। बहुत ही तंग किया अब तक इन ख्यालों ने। दोनों म्यूजिक टोन पर डांस करते हैं। इस वक्त वो दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट कपल लग रहे थे। एन एस्टा नोचे ला विदा एस कॉम्प्लीटा, हमें तो लूट लिया मिलके इश्क वालों ने। डांस खत्म हो जाता है। दोनों का डांस देखकर पूरे हॉल में तालियों की गूंज गूंजने लगती है। रणविजय अपने एक्सप्रेशन लेंस चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन न लाते हुए टिया का हाथ पकड़ते हुए उसे स्टेज के नीचे लाता है। देखा मौजी, मैं क्या बोल रही थी, टिया के रणविजय के जीवन में आ जाने से रणविजय बदल जाएगा। देखिए शुरुआत हो गई है। सिमरन खुशी से ताली बजाते हुए कुंती जी से बोली। क्या खाक शुरुआत हो गई है। अरे मेरा रणविजय कभी बिगड़ा था ही नहीं जो ये लड़की उसे बदले। कुंती जी मुंह बनाते हुए दोनों को देखते हुए बोली। क्या कुछ कहा आपने मौजी, वैसे इन दोनों की जोड़ी कितनी अच्छी लग रही है। रणविजय टिया के साथ कितना अच्छा लग रहा है। सिमरन खुशी से दोनों की दूर से ही बलाई लेते हुए बोली। मेरा रणविजय है ही इतना हैंडसम कि उसके साथ तो कोई भी लड़की अच्छी लगेगी। वैसे मेरे पोते के साथ इस लड़की टिया को देखकर एक कहावत याद आ गई, कुंती जी बोली। कौन सी कहावत मौजी, सिमरन और मीनाक्षी टिया की माँ गौर से कुंती जी की तरफ देखते हुए बोली। अरे वही, ऊंट के मुंह में जीरा। कुंती जी टिया को देखते हुए इधर उधर मुंह बनाते हुए बोली। कुंती जी की बात सुनकर बगल में बैठे रणधीर जी हा हा करके जोर से हंसने लगते हैं। मौ, आप भी बहुत मजा किया हो। क्या कहावत बोली है, ऊंट के मुंह में जीरा। ये बोलकर रणधीर जी फिर से जोर जोर से हंसने लगते हैं। वहीं कुंती जी की बात सुनकर सिमरन और मीनाक्षी गुस्से से रणधीर जी को घूरने लगती हैं। मीनाक्षी गुस्से में वहां से चली जाती हैं। वही सिमरन का ऐसे खुद की तरफ घूरते देख रणधीर जी की हंसी रुक जाती है और वो शांत होकर सामने देखने लगते हैं। इधर धनुष के इतना बोलने पर रीत धनुष की कार में बैठने को तैयार हो जाती हैं। धनुष ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है और रीत को इशारे से बैठने को बोलता है। रीत घबराते हुए एक लंबी सांस छोड़ती है और पीछे वाली सीट का दरवाजा खोलती ही है कि धनुष नॉर्मल होते हुए बोला, मिस रीत। धनुष की आवाज सुनकर रीत वहीं खड़ी होकर हैरानी से उसकी तरफ देखती है। रीत को खुद की तरफ देखते हुए पाकर धनुष बोला, क्या मैं आपका डाइव हूँ? नहीं, रीत ना में सर हिलाते हुए हैरानी से बोली। तो आप पीछे क्यों बैठ रही हैं? सॉरी, रीत दरवाजा बंद करते हुए बोली और जल्दी से आगे आकर धनुष के बगल वाली सीट पर बैठ जाती हैं। रीत की मासूमियत को देखकर धनुष के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। धनुष एक नज़र रीत पर डालता है और रेडियो ऑन कर देता है। रेडियो भी धनुष के दिल में चल रहे जज्बात सामने ला रहा था।
रेडियो पर गाना चल रहा था। पहली नजर में कैसा जादू कर दिया। तेरा बन बैठा है मेरा जिया, जाने क्या होगा क्या पता। इस पल को मिलके आज ही ले जरा, मैं हूँ यहाँ तू है यहाँ, मेरे बाहों में आ भी जा। धनुष जोर जोर से गाने के बोल को गुनगुना रहा था। धनुष को ऐसे गाने गाता देखकर रीत को हैरानी हो रही थी। ओ जान एक जान, दोनों जहां मेरी बाहों में आ, भूल जा। बेबी आई लव यू, 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 ओह आई लव यू, आई लव यू। ये गाना जैसे धनुष के दिल का हाल बता रहा हूँ। वो गाना गाते हुए अपनी तिरछी नजरों से एक बार रीत को जरूर देखता, पर रीत खिड़की के बाहर ही देख रही होती थी। हर दुआ में शामिल तेरा प्यार है, बिन तेरे लम्हा भी दुश्वार हैं। धड़कों को तुझे से ही दरकार है, तुझसे है राहते, तुझसे है चाहते। तू जो मिली एक दिन मुझे, मैं कहीं हो गया लापता। धनुष तिरछी नजरों से रीत को देखते हुए इस गाने के बोल को थोड़ी तेज आवाज में गाता है। ओ जान ए जान, दोनों जहां मेरी बाहों में आ, भूल जा। कर दिया दीवाना दर्द ए काश ने, चैन छीन लिया इश्क के एहसास ने। बेख्याली दी है तेरे प्यार ने, छाया सुरूर है कुछ तो जरूर है। ये दूरियां जीने ना दे, हाल मेरा तुझे ना पता। ओ जान ए जान। रीत से अब सुन नहीं जा रहा था, वो गाने को बंद कर देती है। क्या हुआ मिस रीत? धनुष हैरानी से एक बार सामने रोड की तरफ देखता और एक बार रीत की तरफ देखते हुए बोला। कुछ नहीं, रीत बाहर देखते हुए बोली। कोई प्रॉब्लम है क्या? धनुष रीत के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला। वही तो मैं जाना चाहती हूँ धनुष जी। रीत धनुष का हाथ अपने कंधे से हटाते हुए गुस्से में बोली। मतलब मैं समझा नहीं, आप चाहते क्या है मुझसे? रीत सपाट से बोली। रीत की बात सुनकर धनुष कुछ नहीं बोला, वो सामने देखता रहा। आप करना क्या चाहते हैं धनुष? मुझे समझ नहीं आता, आप ऐसा बर्ताव मेरे साथ क्यों करते हैं? आखिर आपको मुझसे प्रॉब्लम क्या है? मिस रीत, धनुष रीत की तरफ देखते हुए बोला। वो कुछ रोक कर बोलता है। मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। धनुष रीत की तरफ देखते हुए सपाट लहजे में बोला। क्या? धनुष की बात सुनकर रीत के होश ही उड़ गए। मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। धनुष रीत की तरफ देखते हुए सपाट लहजे में बोला। क्या? धनुष की बात सुनकर रीत के होश ही उड़ गए। धनुष कुछ आगे बोलता उससे पहले ही रीत हैरानी और गुस्से के भाव चेहरे पर लाती हुई बोली। आप होश में तो बात कर रहे हो ना मिस्टर धनुष कपूर, या आप भूल गए हैं कि आप किससे बात कर रहे हैं? मैं पूरे होशोहवास में बोल रहा हूँ और मैं जानता हूँ कि मैं किससे क्या बोल रहा हूँ। धनुष अपने तेवर बोला। हो शायद आपको मेरा अतीत पता नहीं है। रीत धनुष का मजाक बनाते हुए बोली। मैं सब जानता हूँ आपके अतीत के बारे में। धनुष अपने चेहरे पर तिरछी मुस्कान लाते हुए रीत से बोला। रीत हैरानी और सवारियां नजरों से धनुष को देखते हुए बोली। सब जानते हुए भी आप मुझसे शादी के लिए पूछ रहे हैं? क्योंकि मुझे आपके अतीत से कोई मतलब नहीं है मिस रीत, मैं आपको पसंद करता हूँ और आपके साथ पूरी लाइफ रहना चाहता हूँ। मैं आपसे शादी नहीं कर सकती हूँ। धनुष सर, क्या मैं जान सकता हूँ आपके ना करने का कारण क्या है? आप तो सब जानते हैं ना मेरे बारे में, तो क्यों पूछ रहे हैं? रीत खिड़की से बाहर देखते हुए बोली। हाँ मैं सब जानता हूँ, पर मैं आपके मुंह से सुना चाहता हूँ। मुझ जैसे बिजनेसमैन हैंडसम एनआरआई लड़के को मना करने की क्या वजह देगी? तो आप मेरे मुंह से मेरे बारे में सुना चाहते हैं? रीत धनुष की तरफ अपनी एक आंख ऊपर करते हुए बोली। जी आपने सही समझा। ठीक है फिर सुनिए, मैं एक विधवा हूँ जिसका और मेरा 3 साल का एक बच्चा है। क्या आप ये सब जानकर भी एक ऐसी लड़की से शादी करेंगे? हाँ मैं सब कुछ जाने के बाद भी आपसे शादी करूंगा। क्योंकि ये बोलकर धनुष कुछ देर के लिए चुप हो गया। क्योंकि रीत कुछ ना समझते हुए धनुष से बोली। क्योंकि जिस बच्चे को आप अपना बच्चा बोलती हैं वो असल में आपका बच्चा है ही नहीं। वो बच्चा, धनुष इतना बोल पाया था कि चिल्लाते हुए बोली। गाड़ी रोकिए मिस्टर धनुष। है पर क्यों? क्योंकि मेरी मंजिल आ गई है। मतलब ये कि राणावत मेंशन आ गया है। रीत आंखों से इशारा करते हुए बोली। अरे यार, इतनी जल्दी क्या थी? अभी तो मैंने जो सच बताना था वो तो बताया ही नहीं। धनुष ने सामने देखा तो वो राणावत मेंशन के गेट के पास आ पहुंचे थे। क्या कुछ कहा आपने? रीत गेट खोलते हुए बोली। जी मैं ये बोल रहा था कि मैं फिर क्या समझूं? धनुष अपनी पूरी बत्तीसी दिखाते हुए बोला। किस चीज के लिए? रीत सोचते हुए बोली। अरे इतनी जल्दी भूल गई हमारी शादी के बारे में। शादी की बात सुनकर रीत मुंह बन गया। वो ये बात यही खत्म करने के लिए बोली। सोच के बताऊंगी। ये बोलकर रीत वहां से चली जाती है।
रीत की बात सुनकर धनुष फूले नहीं समा रहा था, वो बहुत खुश था। रानावत मेंशन। रीत जब मेंशन के अंदर पहुंची तब तक संगीत का कार्यक्रम खत्म हो गया था। अब सबके हाथों में अब मेहंदी लग रही थी। मैं ये सब नहीं करवाने वाला, ये सब लड़कियां करवाती हैं, मुझे ये सब पसंद नहीं है। रणविजय छोटे बच्चे की तरह मुंह बनाते हुए सिमरन से बोला। रणविजय का ये रूप देखकर रीत के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो मन में सोचते हुए बोली, कौन ये बोल सकता है कि ये वही रॉय राजपूताना के सीईओ रणविजय सिंह रानावत हैं, जिसने 3 साल में अपने बिजनेस को इंडिया में ही नहीं बल्कि बाहर देशों में बढ़ाया है। ये रूड एरोगेंट पर्सन इतना स्वीट और प्यार हो सकता है क्या? रीत रणविजय को देखते हुए मुस्कान रही और मन में सोचते हुए बोली, कहाँ खो गई मिस रीत? धनुष रीत से बोला, हाँ कहीं नहीं। ये बोलकर रीत अंदर चली जाती हैं। हेलो सर। हेलो मैम। रीत रणविजय के पास आकर बोली। हाय रीत, आप कहाँ थी? सुबह से अपने मेरा और रणविजय का डांस मिस कर दिया। टिया जो रणविजय के बगल में बैठी थी वो मुस्कुराते हुए रीत से बोली, सॉरी मैं मुझे आज कुछ काम था इसलिए मैं जल्दी नहीं आ पाई। रणविजय कुछ बोलने वाला ही था कि बगल में खड़ी सिमरन अपनी आंखें छोटी करते हुए उसको घूरते हुए बोली, आपने रणविजय और टिया को ट्रीट किया पर आपको मैं जीती जाती इंसान नहीं दिखी। सो सॉरी मैम, मैंने आपको नहीं देखा। रीत सिमरन की तरफ देखते हुए धीरे से बोली। हो यूं? सिमरन रीत की तरफ अपनी एक उंगली करते हुए कुछ बोलने जा रही थी कि तभी अचानक रणविजय बोला, प्लीज अब छोटी सी बात का बड़ा इश्यू मत बना देना। रणविजय के मुंह से ये बात सुनकर वो रणविजय से गुस्से से देखने लगी, पर आसपास इतने लोग होने के कारण वो कुछ बोली नहीं और पैर पटकते हुए वहां से चली गई। रणविजय, आपको ऐसे मम्मी जी से बात नहीं करनी चाहिए थी, लगता गुस्सा हो गई है। टिया उसकी तरफ देखते हुए बोली। आप मौ की टेंशन मत लीजिए, उन्हें मैं मना लूंगा। रणविजय मुस्कुराते हुए बोला। रणविजय ने रीत को देखा और उससे कुछ बोलने जा ही रहा था कि टिया ने रीत को अपने पास बैठा लिया। रीत, आप मेरे हाथों में मेहंदी लगाएंगी? ओके। टिया रीत को अपने पास बैठाते हुए बोली। ओके। रीत मुस्कुराते हुए बोली। रीत टिया के हाथ में मेहंदी लगाने जा ही रही थी कि तभी सिमरन वहां आ गई और रीत को रोकते हुए बोली, पहले रणविजय का नाम टिया के हाथ पर लिखा जाएगा। वो एक स्टाम्प जैसी चीज वहां रखते हुए बोली, ये मैंने रणविजय और टिया के नाम का बनवाया है। मैंने बहुत सारे टीवी सीरियल में देखा है, आजकल इससे हाथों पर नाम लिखा जाता है। पर मम्मी जी, ये पानी पड़ते छूट जाएगा ना? टिया मासूम सा मुंह बनाते हुए बोली। अरे नहीं नहीं, छूटेगा क्यों? ये तुम मेहंदी को बाउल में निकाल कर उसमें इसे डुबा दो और फिर हाथ की हथेली पर छाप देना, देखना कितना सुंदर निखर कर आएगा। टिया ये सुनकर बहुत खुश हो गई और हंसते हुए बोली, हाँ मुझे भी ट्राई करना, आखिर मैं भी देखूं रणविजय का नाम मेरे हाथ पर कैसा लगता है। आप दोनों मेहंदी लगवाओ, तब तक मैं भी मेहंदी लगवा लेती हूँ। ये बोलकर सिमरन मुस्कुराते हुए वहां से चली गई। रणविजय का ये सब बकवास लग रहा था, उसका बस चलता तो वो यहाँ से भाग जाता, पर वो मजबूरी में यहाँ बैठा ये तमाशा देख रहा था। चलो रीत, जल्दी से रणविजय के नाम की मेहंदी मेरे हाथ में लगा दो। टिया अपने मोबाइल में देखते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए बोली। रीत मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिला देती हैं और मेहंदी के बाउल में उस स्टाम्प को डालती हैं और फिर टिया का हाथ की हथेली पर स्टाम्प की छाप रखने वाली होती है कि तभी टिया अपना हाथ लेती हैं और मैसेज टाइप करने लगती हैं। अचानक से टिया का हाथ हट जाने से वो मेहंदी की छाप जाके रीत के हाथ पर लग जाती है, जिससे उसके हाथ पर रणविजय का नाम छप जाता है। ये सब होते हुए रणविजय ने भी देख लिया था। रीत तो समझ नहीं आया कि उसके साथ अभी क्या हुआ। वो हैरानी से एक नज़र रणविजय को देखती और फिर अपने हाथ को देखती जिस पर रणविजय का नाम लिखा हुआ था। वही रणविजय भी कुछ यही हाल था, उसको भी समझ नहीं आ रहा था कि ये हुआ क्या। रीत की आंखें भर आई थी, वो अपनी पनलई आंखों से रणविजय को हैरानी से देख रही थी, जैसे पूछ रही हो, सर ये क्या हुआ, अब मैं क्या करूंगी। रीत अपने आंखों में आंसू लिए अपनी नज़र चारों तरफ डालती है। उसे ये देखकर सुकून मिलता है कि ये होते हुए ना ही सिमरन और ना ही किसी और औरत ने देखा है। अगर सिमरन ने उसके हाथ में रणविजय का नाम देख लिया तो वो इसे एक हादसा कभी नहीं मानेगी, बल्कि इसमें भी वो रीत को ही जिम्मेदार समझेंगी और पता नहीं क्या कुछ बोलेगी। ये सोचते हुए रीत का एक आंसू उसके गाल पर गिर जाता है और वो अपने आंसू को पोंछते हुए वहां से बाहर भाग जाती है। रणविजय जब तक रीत से कुछ बोलता तब तक रीत मेंशन से बाहर चली जाती है। रणविजय वहां से उठकर बाहर जाने वाला था कि तभी सिमरन उसे रोकते हुए बोली, अरे कहाँ जा रहे हो रणविजय, आपको पता नहीं है हल्दी लगने के बाद लड़का लड़की बाहर नहीं जाते हैं। और वो आपकी सेक्रेटरी कहाँ है? वो माँ मिस शर्मा चली गई हैं, उन्हीं से बात करने के लिए बाहर जा रहा था।
रणविजय बाहर की तरफ देखते हुए सिमरन से बोला। वो चली भी गई, लो बताओ आते देर नहीं और चली। क्या उसने मेरे घर को पाक समझा हुआ है, जब मन हो आओ जब मन हो जाओ। सिमरन गुस्सा करते हुए बोली। आप भी ना, अच्छा मुझे अब जाने दो, मुझे उनसे बात करनी है। ये बोलकर रणविजय बाहर निकलने लगता कि सिमरन उसका हाथ पकड़ते हुए गुस्से में बोली। मैंने मना किया ना, तो समझते क्यों नहीं हो। आप बाहर नहीं जा सकते हो, और चलो टिया के पास बैठो, चल के वो अकेले बैठी है वहाँ। ये बोलकर सिमरन रणविजय का हाथ पकड़ते हुए उसे खींचते हुए टिया के पास बैठा देती है। क्या हुआ रणविजय, रीत अचानक से क्यों चली गई। टिया रणविजय को देखते हुए हैरानी से बोली। रणविजय टिया को गुस्से में घूरते हुए आंखों को छोटी करते हुए देख रहा था, जैसे वो बोल रहा हो, ये तुम्हारी देन है टिया जी, जो वो अचानक से यहाँ से चली गई। रणविजय को खुद को ऐसे घूरते देख टिया बोली। आप मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हैं रणविजय, मैंने क्या किया। जब मिस शर्मा आपको मेहंदी लगा रही थी तो आपको मोबाइल चलाने की क्या जरूरत थी। रणविजय शांत लहजे में बोला। रणविजय की बात सुनकर टिया हड़बड़ाहट में बोली। वो मुझे बहुत जरूरी मैसेज आया था, इसलिए वही देख रही थी। पर इतनी छोटी सी बात पर गुस्सा क्यों हो रही हो। रणविजय बात को बदलते हुए बोला। मैं गुस्सा नहीं हो रहा हूँ, बस जल्दी से ये फंक्शन खत्म हो, बहुत थक गया हूँ मैं अब। हाँ मैं भी। दोनों के हाथों में मेहंदी लगती है। रीत का घर, ये मेहंदी छूट क्यों नहीं रही है। अब मैं क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। रीत अपने हाथ को धोते हुए बड़बड़ा रही थी। मुझे ये सब सही नहीं लग रहा है, पता नहीं क्यों बहुत अजीब सी फीलिंग आ रही है, जैसे कुछ गलत होने वाला है। पर क्या। रीत परेशान होते हुए मन में सोच रही थी। वो अंदर अपने कमरे में आती है तो देखती है कि आर्थिक सो चुका है। रीत उसके पास जाती है और उसको सही से ब्लेकेट उड़ाती है और उसके माथे पर आए बालों को प्यार से अपने हाथों से हटाकर उसके माथे को चूम लेती है। रीत आर्थिक के माथे को सहलाते हुए बोली। वक्त कितनी जल्दी आगे बढ़ गया आशु। मुझे अभी भी याद है जब तुमने मुझे 1 महीने के आर्थिक को मेरे हाथों में सौंपा था। उन छोटे से हाथों ने मेरे हाथों को थामा तो मुझे अपने अजन्मे बच्चे की कमी कम हो गई। उस दिन मुझे मां बनने का असली एहसास हुआ था। पर अब मुझे आर्थिक के असली परिवार को ढूंढना होगा। मैं कोशिश कर रही हूँ आशु, और मैं तुम्हें निर्दोष भी साबित करके रहूंगी। कल मिस्टर रानावत की शादी है। सर की शादी के बाद मैं उनसे बात करूंगी कि वो मेरी मदद करे उस इंसान को ढूंढने में जिसने मेरी आशु को उस वक्त छोड़ दिया जब उस इंसान की जब से ज्यादा जरूरत थी। रीत गुस्से में दांत पीसते हुए बोली। दूसरा दिन, रॉय राजपूताना होटल। आज रॉय राजपूताना दुल्हन की तरह सजा था। पूरे लॉन में कोई ना कोई कुछ ना कुछ काम कर रहा था। बाहर बड़ी सी बड़ी कंपनियों की कारें होटल के अंदर आ रही थी, और मीडिया बाहर खड़े एक इंटरव्यू या एक फोटो मिल जाए इसकी कोशिश में लगी हुई थी। आखिर रॉय राजपूताना दुल्हन की तरह सजा भी क्यों ना हो, आज उस होटल के सीईओ और मालिक रणविजय सिंह राणावत की शादी थी। कंपनी के स्टाफ से लेकर शेयर होल्डर सब आज बहुत खुश थे कि आखिरकार उनके खड़ूस बॉस सिंगल नहीं रहेंगे। होटल के पीछे बड़े से गार्डन में सभी तैयारियां अच्छे से हो रही थी। गार्डन के बीचों बीच में एक बड़ा सा विशाल मंडप लगा हुआ था। पूरे मंडप पर लाइट ही लाइटें लगी हुई थी। टिया की फैमिली पहले ही होटल में आ गई थी। टिया अपने कमरे में तैयार हो रही थी, पर उसके चेहरे पर अपनी शादी की कोई खुशी नहीं दिख रही थी। उसके चेहरे से ऐसा लग रहा था जैसे वो बस एक स्टैचू हो, जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। टिया की कजन सिस्टर उससे हंसी मजाक कर रही थी, पर उसे उनकी कोई आवाज जैसे सुनाई ही नहीं दे रही थी। टिया की आंखों में उदासी साफ साफ दिख रही थी। टिया कहाँ खोई हुई है यार, टिया की दोस्त हंसते हुए बोली। हाँ, कहीं नहीं, टिया होश में आते हुए बोली। हाँ हाँ, मैं सब समझ रही हूँ, वो टिया की खिंचाई करते हुए बोली। है, क्या समझ गई, टिया हड़बड़ाते हुए बोली। यही कि तू अपने ओजी के ख्यालों में खोई है ना। अरे यार बस कुछ देर और इंतजार कर ले, फिर तू हमेशा के लिए उसकी ही बन जाएंगी। ये बोलकर वहां सब लड़कियां हंसने लगी। क्या हमेशा के लिए, टिया हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए बोली। हाँ यार, शादी जिंदगी में बस एक बार होती है यार, और शादी के बाद तू बस उसकी होंगी। सच में, टिया अपनी आंखें बड़ी करते हुए बोली। ये तुझे क्या हो गया है यार, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तू उससे शादी नहीं करना चाहती हो। ये बोलकर सब लड़कियां जोर जोर से हंसने लगती हैं। उन सब ने तो मजाक किया था, पर टिया को उनकी बातें सुनकर थोड़ा अजीब लगा। वो बात बदलते हुए बोली। ऐसा कुछ नहीं है, बस मैं कुछ देर अकेले रहना चाहती हूँ। ठीक है यार, ये बोलकर वो सब वहां से चली गई। वो सब चली जाती हैं। टिया आईने के सामने बैठी थी, वो अपने आप को लाल रंग के जोड़े में दुल्हन बनी देख रही थी। टिया आज बहुत सुंदर लग रही थी।
टिया ने अपने हाथों की हथेलियों को जोड़ते हुए अपनी आंसू से भारी आंखों से अपने हथेली देखने लगी जिस पर रणविजय का नाम लिखा हुआ था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि मैं इस शादी से खुश क्यों नहीं हूँ, बल्कि अभी तक सब कुछ मेरे मन का होता आ रहा है। जैसा मैं चाहती थी वैसा ही हो रहा है। मेरी रणविजय से कुछ ही देर में शादी होने वाली है। कुछ ही देर में मैं मिसेस टिया रणविजय सिंह राणावत बन जाऊंगी और इस रॉय राजपूताना की मालकिन, पर फिर भी मैं दिल से खुश नहीं हूँ। मुझे अंदर से कोई खुशी या सुकून नहीं मिल रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? टिया अपनी मेहंदी को देखकर बड़बड़ाते हुए बोली। टिया बेटा तैयार हो गई? मीनाक्षी अंदर आते हुए खुशी से बोली। हाँ। टिया अचानक से हड़बड़ाहट में मीनाक्षी को देखकर चौंक गई। क्या हुआ टिया? हाँ कुछ नहीं मम्मा। मीनाक्षी को टिया के चेहरे पर उदासी साफ साफ दिख रही थी। वो मुस्कुराते हुए बोली, बेटा तू घबरा क्यों रही है? रणविजय से शादी के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। और अच्छा हुआ कि तेरा उस इंसान से पीछा भी छूट गया। मम्मी आप पुरानी बातें क्यों खोद रही हैं? भूल जाए वो सब बातें। टिया ने बोल तो दिया था पर वो खुद अभी तक उसको भूल नहीं पाई थी। हाँ तू ठीक बोल रही, मैं भी ना इतने खुशी के माहौल में कहाँ उसकी और वो पुरानी बातों में पड़ गई। ये बोलकर मीनाक्षी वहां से चली जाती हैं। मुझे माफ कर दो मम्मी, मैं चाहकर भी कभी उसको नहीं भूल सकती हूँ और ना भूलूंगी। टिया आईने में मीनाक्षी जी को जाते हुए मन में बोली। टिया अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी कि तभी उसके फोन पर कॉल आती है। वो जब अपने फोन स्क्रीन पर नाम देखती है तो उसके चेहरे पर अजीब से भाव आ रहे थे। वो ना खुश थी और ना ही हैरान। टिया फोन उठाते हुए बोली, हेलो। हाँ बोलो। राणावत मेंशन में भी शादी की सभी तैयारियां हो गई थी और अब बारात निकलने की तैयारी हो रही थी। रीत को ना चाहते हुए भी राणावत मेंशन आना पड़ा क्योंकि आज उसके बॉस की शादी थी और वो ना आती तो शायद रणविजय को अच्छा ना लगता। ये सोचकर वो आ गई थी। रीत इसलिए भी राणावत मेंशन आ गई क्योंकि धनुष वापस ऑस्ट्रेलिया चला गया था। वहां पर उसे कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग करनी थी। वो आया तो रणविजय की शादी को अटेंड करने के लिए ही था, पर उसे बिना शादी अटेंड किए ही जाना पड़ा। रीत ने आज पीले रंग का अनारकली सूट पहना हुआ था और बालों को बहुत अच्छी तरह से एक तरफ से बांधा था। कानों में छोटी छोटी झुमकी डाली थी। वो अपने एक हाथ को, जिसमें रणविजय का नाम लिखा हुआ था, उसे दुपट्टे से छुपा रही थी। रणधीर जी ने आदित्य को किसी तरह मना कर वापस बुला लिया था। वो अमेरिका नहीं गया था बल्कि गुस्से में वो होटल में रह रहा था। रणविजय ने उसे माफ तो नहीं किया था, पर अभी वो इतने खुशी के मौके पर कुछ बोलकर आदित्य और रणधीर जी को और उदास नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने वो बात वहीं पर खत्म करना सही समझा। रणविजय ने आज एक रॉय शेरवानी पहनी थी और एक हाथ में उसने राजाओं जैसे तलवार पकड़ी थी। सिमरन क्या पूरा राणावत परिवार आज बहुत खुश था। रणविजय को ऐसे घोड़ी पर बैठे दुल्हा बने देखने के लिए तो जैसे सबकी आंखें तरस गई थी। आज मेरे परिवार का सपना सच हो गया, मुझे ऐसे दुल्हा बने हुए देखकर। एक वक्त था जब मैं भी यही सपना देखता था, ऐसे दुल्हा बनके घोड़ी पर बैठकर अपनी दुल्हन को लेने जाना। पर जिसके साथ मैंने ये सपने देखे वो पता नहीं कहाँ हैं। आज मैं दुल्हा तो बना पर किसी और के लिए, जिससे शायद मैं कभी प्यार ना कर पाऊंगा। मैं उसे रणविजय सिंह राणावत की पत्नी के सारे हक दे दूंगा। राणावत परिवार के लिए वो उनकी बहू और रॉय राजपूताना होटल की मालकिन होगी। उसे सब कुछ मिलेगा, पर मेरे दिल के सिवा मैं चाहकर भी उसे अपने दिल में जगह नहीं दे पाऊंगा। मेरे दिल में हमेशा से सिर्फ और सिर्फ एक ही लड़की थी और वो आशिया। हाँ आशिया, मैं चाहे जितना बोल लूँ कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ, मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता, पर यह भी सच है कि ये दिल है तुम्हारा। रणविजय घोड़ी पर बैठे मुस्कुराते हुए मन ही मन में उदास होते हुए बोला। दुल्हा बन गया होए, बन गया सादा बरखुरदार, घोड़ी चढ़ गया होए, चढ़ गया छड़के मोटर कार। आदित्य और सार्थक साथ में डांस करते हुए रणविजय की तरफ मुड़ गए और गाने के बोल बोलते हुए साथ में नाचने लगे। सेहरा सज गया होए, हूँ सेहरा सज गया जलवेदार। रिया रणविजय की घोड़ी के सामने आते हुए उसकी बलाई ली और आदित्य और सार्थक के साथ डांस करने लगी। दुल्हनिया द्वार खड़ी, साजन संग जाने को तैयार। रिया सार्थक के आगे जाते हुए और सार्थक उसके पीछे जाता है। वो दोनों अपने दोनों हाथों को ऊपर करके आगे पीछे होते हैं और गाने के बोल बोले। नचले होए, ओह नचले होए, ओह यारा हो, ओह मित्रा हो। फिर दूसरा गाना बजने लगता है। आदित्य रणविजय की तरफ पीठ करके खड़ा हो जाता है और गाने की बोल गाते हुए रणविजय की तरफ मुड़ता है। ढोलक में ताल है, पायल में छन छन। रिया और सार्थक भी उसका साथ देने के लिए आ जाते और रिया अपने लहंगे के दुपट्टे को अपने सर पर रखते हुए डांस करती हैं। हो ये ढोलक में ताल है, पायल में छन छन, घूंघट में गोरी है, सेहरे में साजन। जहां भी ये जाएं, बहारें ही छाएं, ये खुशियां पाएं, मेरे दिल ने दुआ दी है।
आदित्य रणविजय को घोड़ी से उतारता है और डांस करते हुए गाने के बोल बोलता है, मेरे यार की शादी है, मेरे यार की शादी है। आदित्य सबको डांस करने के लिए खींच लेता, सिमरन को रिया खींचते हुए लाती है और रणधीर जी को आदित्य, दादी जी को सार्थक लाता है। फिर आदित्य रणविजय को भी खींच लेता है और सबके साथ डांस करने लगता है। ढोलक में ताल है, पायल में छन छन, घूंघट में गोरी है, सेहरे में साजन। जहां भी ये जाएं, बहारें ही छाएं, ये खुशियां पाएं, मेरे दिल ने दुआ दी है। मेरे यार की शादी है, मेरे यार की शादी है। रणविजय अपना दर्द भूलकर अपने परिवार को उसके लिए इतना खुश देखता है तो उनकी खुशी में शामिल हो जाता है। वो भी सबके साथ डांस करने लगता है, अपने चेहरे पर झूठी मुस्कान लाते हुए सबको खुश देख रहा था। उसका परिवार आज बहुत खुश था। रणविजय सिमरन और रणधीर जी को बहुत ध्यान से देख रहा था। जब से आशिया रणविजय को छोड़कर गई थी, तब से रणविजय के चेहरे से क्या मानो उसके मौ पापा के चेहरे की भी मुस्कान चली गई हो। आज इतने सालों बाद रणविजय के मौ पापा इतने खुश थे, उनकी ये हंसी कोई झूठी नहीं थी। वो अपने बेटे के लिए बहुत खुश थे कि उनका बेटा अपने जीवन में आगे बढ़ रहा है। किसी ने सही कहा है दोस्त, प्यार सब साथ छोड़कर जा सकते हैं पर मौ बाप अपने बच्चे का साथ कभी नहीं छोड़ सकते हैं। अपने बच्चे के दर्द को वो अपना दर्द मानते और अपने बच्चे की कामयाबी खुशी को वो अपनी कामयाबी मानते हैं। भगवान के बाद अगर कोई आपका भला चाहता है तो वो सिर्फ आपके माता पिता होते हैं। उनको क्या मालूम कि उनका बेटा ना पहले अपने जीवन में आशिया के बिना आगे बढ़ा था, ना आज वो अपने जीवन में बढ़ रहा है, और शायद ना वो आगे भविष्य में कभी अपने जीवन में आगे बढ़ पाएगा। जहां आशिया उसे 3 साल पहले छोड़कर गई थी, आज भी वो वहीं खड़ा है। रणविजय मन में बोला, मेरे कारण मेरा परिवार आज तक कितना दुखी था, पर अब नहीं। अब जिस चीज में मेरा परिवार, मेरे मम्मी पापा खुश हैं, उस चीज में मेरी भी खुशी है। कुछ ही देर में सब लोग रॉय राजपूताना के पास पहुंच गए थे। अभी भी सब डांस कर रहे थे और रणविजय उन सबको घोड़ी पर बैठे देखकर मुस्कुरा रहा था। जब बारात होटल के पास पहुंची तो मीनाक्षी जी पहले ही पूजा की थाली लिए मुस्कुराते हुए वहां खड़ी होकर उन्हीं सबको देख रही थी। आदित्य, रिया, सार्थक डांस करते हुए गाने के बोल बोलते हुए आगे आ रहे थे। तेरे द्वारे पे आए बारात, ओह तेरे द्वारे पे आए बारात। आदित्य और सार्थक मिलकर रणविजय को घोड़ी से उतारते हैं और वो मीनाक्षी के सामने खड़ा हो जाता है। गाना बज रहा था, प्रेम के मोती लुटा दे, नैन स्वागत में बिछड़े। प्रेम के मोती लुटा दे, नैन स्वागत में बिछड़े, हो जरा आदर के साथ, तेरे द्वारे पे आए बारात। हो तेरे द्वारे पे आए बारात। मीनाक्षी रणविजय की आरती उतारी है और उसके साथ पूरी बारात अंदर चली जाती है। सभी लोगों के लिए गार्डन में मंडप के पास ही बैठने की व्यवस्था की गई थी। राणावत परिवार वहीं पर बैठ जाता है। रणविजय को छोड़कर शादी की रस्में होने में अभी वक्त था, इसलिए रणविजय होटल के रूम में चला जाता है। रीत को इन सबसे कोई मतलब नहीं था, वो बस यहाँ फॉर्मेलिटी करने आई थी। वो नाश्ते के सभी काउंटर पर जाके मजे से नाश्ता कर रही थी। तभी उसके पास सिमरन आती है और गुस्से में रीत को देखते हुए बोली, आप यहाँ नाश्ता कर रही हैं। सिमरन की आवाज़ सुनकर रीत उनकी तरफ देखती है और मासूमियत में बोली, क्यों मैम, नाश्ता नहीं करना था क्या? कुछ खराबी है क्या नाश्ता करने में? रीत की बात सुनकर सिमरन अपनी आंखें छोटी करते हुए बोली, कोई खराबी नहीं है, मेरा मतलब था कि आप यहाँ नाश्ता कर रही हैं, इससे अच्छा आप टिया के पास जाए, उसका ख्याल रखिए जाके। सिमरन की बात सुनकर रीत मायूसी से हाँ में सिर हिला देती है और वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद रीत घबराते हुए टिया के कमरे से निकलती है। उसके चेहरे पर पसीना था। वो रणविजय के कमरे में बिना नॉक किए अंदर चली जाती है। रणविजय अपने फोन पर किसी से बात कर रहा था। ऐसे उसके कमरे में किसी के आ जाने से वो हैरान होकर दरवाजे की तरफ देखता है तो रीत घबराई हुई पसीने से लथपथ और हौंफते हुए उसे ही देख रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो भागते हुए आई हों, जिस कारण उसकी सांसें इतनी तेज चल रही हैं। मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, ये बोलकर रणविजय फोन रख देता है और हैरानी और घबराहट से रीत से बोला, क्या हुआ मिस शर्मा, आर यू ओके? आप इतनी घबराई हुई क्यों हो? मिस्टर राणावत, कुछ ओके नहीं है, और रही बात मेरे ऐसे घबराहट की तो जब मैं आपको बताऊंगी तो आपका भी हाल मेरे जैसा ही हो जाएगा। रीत हौंफते हुए अपने हाथ को ऊपर की तरफ ना करते हुए हिलाते हुए बोली, मतलब मैं कुछ समझा नहीं। रणविजय उसकी बात को ना समझते हुए बोला। तभी रीत उसके पास आई। रीत का ऐसे उसके पास आने से रणविजय एक कदम पीछे चला गया तो रीत उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, अरे अपना कान तो लाइए। पर क्यों? रणविजय हैरानी से उसका चेहरा देखते हुए बोला, क्योंकि दीवारों के भी कान होते हैं और मैं नहीं चाहती कि हमारी बात कोई और सुने। रीत की बात सुनकर रणविजय के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है,
क्योंकि रणविजय की लंबाई रीत से ज्यादा थी, इस कारण रणविजय थोड़ा झुक जाता है, जिससे रीत उसके कान में ऐसा कुछ बोलती जिससे रणविजय की आंखें हैरानी और परेशानी से बड़ी हो जाती हैं। क्या आप सच बोल रही हैं मिस शर्मा? रणविजय गुस्से से आग बबूला होता हुआ बोला। रीत उदास होते हुए हाँ में सर हिला देती है। आज मोस्ट हैंडसम बिजनेस टाइकून और इंडिया के नंबर 1 होटल रॉयल राजपूताना के प्रेसिडेंट मिस्टर रणविजय सिंह राणावत की शादी उनकी मां की दोस्त की बेटी के साथ हो रही है। हम आपको ये न्यूज़ होटल राजपूताना के बाहर से ही दे रहे हैं और कुछ ही देर में हम आपको उनकी शादी भी दिखाएंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहें। एमपी न्यूज़ से स्वस्तिका के साथ कैमरामैन रजत, मुंबई। ये बोलकर मीडिया वाले सिमरन की तरफ देखते हैं और मुस्कुराते हुए बोले, थैंक यू मैम, हमें अंदर शादी की रिकॉर्डिंग करने की परमिशन देने के लिए। थैंक यू सो मच। अरे कोई नहीं, बस अच्छे से वीडियो बनाना और हाँ मेरी अच्छी फोटो आनी चाहिए, सिमरन इतराते हुए बोली। मीडिया वाले उन्हें ऊपर से नीचे तक देख रहे थे और सोच रहे थे शादी इनके बेटे की है या इनकी, जो इनकी फोटो अच्छी आनी चाहिए। आज सिमरन ने सब्यसाची की फेमस डिजाइन की हुई उसने भारी और गोटे वाली रजवाड़ी लहंगा पहना था और गोल्ड और डायमंड की ज्वेलरी पहनी थी। उसका पूरा लुक रजवाड़ी टाइप का था। राणावत परिवार राजस्थान के रहने वाले थे, इसलिए कुंती जी, रिया और सिमरन सारी राणावत परिवार की लेडीज ने आज राजस्थानी ड्रेस पहना था। वहीं रणधीर जी ने और रणविजय ने भी अपनी परंपरा के मुताबिक रजवाड़ी पोशाक पहनी थी। इधर रीत ने जब रणविजय को वो बात बताई तो रणविजय गुस्से में आग बबूला होते हुए टिया के कमरे में जाता है, जहां टिया की मां अपने सर पर हाथ रखे हुए बैठी थी। अचानक से कमरे के दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर वो घबराते हुए उधर देखती है और अपने हाथ में पकड़ी हुई चिट्ठी को अपनी साड़ी के पल्लू में छुपा कर उठती है। वो घबराते हुए एक बार रणविजय को देखती और एक नज़र रीत को देखती है, जो रणविजय के पीछे खड़ी अपने दुपट्टे को अपनी एक उंगली में घुमाती हुई उसी को देख रही थी। ये लड़की खुद को समझती क्या है, मैंने मना किया था किसी को बताने को, फिर भी इसने रणविजय को बता दिया। मीनाक्षी गुस्से में रीत को घूरते हुए बोली। मीनाक्षी को रीत का यूं घूरना रणविजय को समझ आ रहा था। वो गुस्से में बोला, आपके ऐसे घूरने से कुछ नहीं होगा मिसेज जसवाल, आप बताएंगी कि टिया कहाँ है? रणविजय की आवाज सुनकर मीनाक्षी घबराते हुए बोली, मुझे नहीं पता है कि वो कहाँ है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि अचानक से टिया कहाँ चली गई है। वो तो इस शादी से बहुत खुश थी। रणविजय गुस्से में बोला, अगर वो इस शादी से खुश थी तो वो ऐसे क्यों भाग गई? मुझे समझ नहीं आता है कि अगर उसे ये शादी करनी नहीं थी तो उसने हामी क्यों भरी इस शादी के लिए? हमने उससे कोई जबरदस्ती तो की नहीं थी। सर मैं अभी आती हूँ। ये बोलकर रीत वहाँ से निकल जाती है। उसको वहाँ रहना सही नहीं लगा, क्योंकि ये उनके घर का मामला था और ऐसे बाहर वाले को घर की बातें नहीं सुनी चाहिए। मुझे लगता है टिया डर गई होगी, वो अभी बच्ची है, ना समझ है। मीनाक्षी टिया की सफाई देते हुए बोली। बच्ची है? सीरियसली मिसेज जसवाल, टिया 25 साल की मेच्योर लड़की है। वो 2-3 साल की दूध पीती बच्ची नहीं है जो शादी के नाम से डर जाए। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि ऐसे अपनी ही शादी से वो क्यों भाग गई, पर इन सबसे मेरे परिवार की बहुत बदनामी होने वाली है, आपको ये पता है मिसेज जसवाल? मुझे माफ कर दो रणविजय, मुझे नहीं पता था टिया के दिमाग में ये सब चल रहा है। वो तो कितनी खुश थी, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वो कुछ ऐसा कदम उठा लेगी। आपको उम्मीद थी या नहीं थी, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मुझे बस अपनी और अपने परिवार की रेप्यूटेशन की फिक्र है। बाहर मीडिया भी है। आपको थोड़ा भी अंदाजा है कि अगर ये बात उनको पता चल गई कि मुंबई के बिजनेस टाइकून रॉयल राजपूताना के प्रेसिडेंट रणविजय सिंह राणावत की होने वाली बीवी शादी के मंडप से भाग गई तो कितनी बदनामी होगी हमारी। इतने साल की बनाई हुई इज्जत यूं मिट्टी में मिल जाएगी। रणविजय गुस्से में अपनी उंगली से चुटकी बजाते हुए बोला। मीनाक्षी भी अब क्या कर सकती हैं, टिया ने उसे सुनने पर मजबूर कर दिया था। रणविजय गुस्से में वहां से पैर पटकते हुए चला जाता है। रणविजय को समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ही हमेशा ऐसा क्यों होता है। उसे अब लड़कियों से नफरत होने लगी थी। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से में अपने कमरे का दरवाजा खोलता और जोर से उसे बंद करता, जिससे बहुत तेज से आवाज आती है। उसे बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। ये उसके साथ दूसरी बार हुआ था कि फिर एक लड़की ने उसे फिर से धोखा दिया है। रणविजय अपने सर पर हाथ रखते हुए बोला, फिर वही हुआ, फिर मुझे धोखा दिया गया। 3 साल पहले एक ने मेरी जिंदगी, मेरे प्यार को अपने पैर से रोंद कर चली गई थी, और दूसरी मेरे परिवार की खुशी और मेरे मान सम्मान को तहस नहस करके चली गई हैं। कुछ देर शांति से सोचने के बाद रणविजय अपने मैनेजर मिस्टर सक्सेना को फोन करता है और उनसे कुछ देर बाद बात करने के बाद फोन रख देता है। इस बार नहीं, इस बार मैं नहीं हार सकता हूँ। 3 साल पहले सिर्फ मेरे बात थी,
पर इस बार मेरे परिवार और होटल के सम्मान की बात है। मेरा परिवार चाहता कि मैं शादी करूं तो मैं करूंगा, रणविजय गुस्से में अपने दांत पीसते हुए बोला। कुछ देर बाद सिमरन रिया को अपने पास बुलाते हुए बोली, रिया आप जरा देखिए जाके रणविजय कहाँ और कब तक आएगा, उससे बोलना उसे टिया के साथ आना है। जी मम्मी, ये बोलकर रिया अंदर चली जाती है। रणविजय अपने रूम में बैठा और उसके सामने 3 लोग बैठे थे। उनमें से टिया की ही उम्र की एक लड़की बैठी जो कुछ उदास और परेशान थी, और वो 2 लोग शायद उसी लड़की के माता पिता थे जो थोड़ा परेशान थे। ये बोलकर रणविजय उन दोनों की तरफ देखते हुए बोला, आप लोगों को मेरी बात तो समझ में आ गई है ना, कोई सवाल? उस लड़की के पिता जल्दी से बोले, हाँ, पैसे अभी मिलेंगे या बाद? पैसे आपको अभी मिल जाएंगे, डोंट वेरी। और कोई सवाल? लड़की की माँ बोली, हाँ, और वो होटल की डील, उसमें वक्त लगेगा, कुछ लीगल फॉर्मेलिटी है, बट वी आर श्योर राजपूताना ग्रुप आपकी डूबते हुए होटल को टेक ओवर करेगा और उसे सपोर्ट करेगा। कोई और सवाल? वो कुछ बोलने वाली थी तभी रणविजय बोला, बस एक दिन की बात है, आपकी बेटी को टिया जसवाल की जगह मंडप पर बैठना, मुझसे शादी करनी होगी और दूसरे दिन मैं उसको डाइवोर्स दे दूंगा। थॉट्स फाइनल, और ये डील सिर्फ हम चारों के बीच ही रहेगी। क्या आपको ये डील मंजूर है? रणविजय कॉन्ट्रैक्ट पेपर दिखाते हुए बोला। हाँ हाँ, हमें मंजूर है, और एक ही दिन की तो बात है ना बेटी सारा? लड़की की माँ लड़की की तरफ देखते हुए बोली। सार ने कुछ नहीं कहा, वो घबराते हुए बास ये सब बातें सुन रही थी। मिसेज मल्होत्रा, ये सिर्फ एक डील है, याद रखिए, ये सिर्फ एक डील है। रणविजय उन्हें घूरते हुए बोला। अगर बात सिर्फ मंडप पर बैठने की होती है तो आप किसी को भी ये काम करा सकते हैं ना, मिस्टर मल्होत्रा बोले। क्योंकि मैं ऐसे ही किसी को राणावत परिवार की बहू नहीं बना सकता हूँ, चाहे एक दिन की बात हो या पूरी जिंदगी की। राणावत परिवार मुंबई की जानी मानी फैमिली है, तो जैसे हमार स्टेज है वैसे ही मेरी बीवी का भी होना जरूरी है, वो चाहे एक दिन के लिए क्यों ना हो। रणविजय उनको ये सब बताकर कमरे से बाहर निकला तो बाहर उसे रिया दिख गई। वो हैरान और परेशान होते हुए बोला, रिया आप यहाँ क्या कर रही हैं? भाई माँ आपको बुला रही है टिया के साथ, वो चाहती है कि आप दोनों साथ में एंट्री लो। हाँ, वो टिया के लहंगे में कुछ प्रॉब्लम हो गई है तो वो अभी सही हो रहा है, वो सही होते ही हम दोनों साथ में आएंगे, रणविजय घबराते हुए बोला। अच्छा, मैं मदद कर देती हूँ, रिया अंदर जाते हुए बोली। पर रणविजय दरवाजे के आगे खड़ा था, वो उसे रोकते हुए बोला, उप की कोई जरूरत नहीं रिया, टिया सही कर लेगी, आप जाके एंजॉय करो। आर यू श्योर ब्रो? रिया हैरान होते हुए बोली। हाँ रिया, आप जाओ। ओके, ये बोलकर रिया वहां से चली जाती है। रीत नीचे सबके साथ लॉन में थी, तभी उसके पास सार्थक आता है। रीत तो उसे नहीं पहचान पाती है, पर सार्थक उसे पहचान जाता। वो 2 दिन से उससे बात करना चाहता था, पर वक्त और मौका दोनों ही उसे नहीं मिल पा रहा था। हाय, सार्थक उसके सामने आते हुए अपने सारे दांत दिखाते हुए बोला। हाय, रीत हैरान होते हुए बोले, आपने मुझे पहचान? नहीं। रीत का नाम सुनते ही सार्थक का चेहरा उतर गया। वो मुंह बनाते हुए बोला, अच्छा, आप भूल गई हैं, पर मैं नहीं। अरे 6 महीने पहले जिसकी कार से आपके ऊपर कीचड़ लग गया था, शायद आप उस दिन जल्दी में थी। सार्थक की बात सुनकर रीत को याद आया, ये वही है जो उसके उस दिन बिना जान पहचान के गले पड़ रहा था। वो जबरदस्ती की मुस्कान लाते हुए बोली, हाँ मुझे याद आ गया। सार्थक उससे कुछ और बातें करता, तब तक सिमरन और कुंती जी रीत को आवाज देने लगी। जी आई, ये बोलकर रीत वहां से उन दोनों के पास चली गई। उन दोनों के पास रिया भी खड़ी थी। रीत उनके पास गई और बोली, जी आपने मुझे बुलाया? हाँ बेटा, वो रिया बोल रही हैं कि टिया के लहंगे में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, जरा जाके उसकी मदद कर दो। कुंती जी मुस्कुराते हुए बोली। क्या टिया के लहंगे में? रीत हैरानी से बोली, मगर टिया तो ऊपर है ही नहीं, तो उसके लहंगे की प्रॉब्लम कैसे हो गई? पता, शायद टिया वापस आ गई हूँ। तू भी ना रीत कुछ भी सोचती है, मिस्टर राणावत ने टिया को ढूंढ लिया होगा और उसे वापस ले आए होंगे। रीत अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी कि तभी सिमरन कड़क आवाज में बोली, आप किस ख्यालों में खो गई हैं? सुना नहीं मम्मी जी ने क्या कहा है? सिमरन की आवाज सुनकर रीत होश में आते हुए बोली, जी सुना जा रही हूँ। ये बोलकर वो वहां से चली जाती हैं। अजीब है नहीं? नहीं, बहुत अजीब है। एक काम भी नहीं आता है, पता नहीं जिससे शादी होगी इसकी उसका क्या हाल होगा, न जाने रणविजय कैसे इसको अपनी सेक्रेटरी बने हैं। सिमरन अपने में ही बड़बड़ा रही थी कि तभी दादी जी बोली, अच्छा बस करो, उसकी बुलाया गिनाकर कुछ नहीं होगा। उसकी बुराई गिनना जो आपके घर आ रही है, इसका जो होना होगा होएगा, पर अपनी सोचिए। चलिए रिया, ये बोलकर दादाजी वहां से रिया को साथ लेकर चली जाती हैं। मैं क्या सोचूं, मैंने तो अपने रणविजय के लिए हीरे जैसी लड़की चुनी है।
मम्मी जी भी ना बस इस रीत की बड़ाई करती हैं, जब टिया घर आ जाएंगी ना तो उसकी अच्छी भी इस रीत से ज्यादा देखकर उसको पसंद करने लगेंगी। सिमरन अपने में ही बड़बड़ाते हुए बोली। कुछ देर बाद रणविजय मंडप में बैठ जाता है और कुछ देर बाद दुल्हन भी आ जाती है। दुल्हन ने हाथ के जितना घूंघट किया था जिससे उसकी शक्ल किसी को भी नहीं दिख रही थी। टू बी कंटिन्यू।